स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कश्मीर समस्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस सेगमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं। आज हम लोग हॉलिस्टिकली इस कश्मीर समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं। कश्मीर नीलमत पुराण के आधार पर कश्मीर कश्यप मीर के नाम से जाना जाता था और कश्यप ऋषि की भूमि के नाम से इसे आज भी ख्याति प्राप्त है। इस कश्मीर पर कई सारे राजवंशों ने प्राचीन काल से आज तक शासन किया और इस कश्मीर को व्यापक पैमाने पर प्रगति के पथ पर ले जाने में वो सफल भी रहे। चाहे वो नागवंश रहा हो, चाहे वो कारकोट वंश रहा हो, चाहे वो बाद के कालखंड में इस्लामिक शासन काल में व्यापक पैमाने पर शासित होता रहा हो, या बाद के कालखंड में रंजीत सिंह और डोगरा शासकों ने इस पर शासन किया। कश्मीर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म संस्कृति, बौद्ध धर्म संस्कृति, इस्लाम धर्म संस्कृति तथा सिख धर्म संस्कृति की एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में, बहुआयामी संस्कृति के रूप में चलता रहा और सामाजिक सौहार्द और तमाम तरह के आपसी तालमेल के कारण ही इसको एक अलग नाम के रूप से विख्यात किया गया, जिसे कश्मीरियत के नाम से जाना जाने लगा। ये कश्मीरियत वस्तुतः आज भी प्रचलित शब्द है, जो डिफरेंट धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, उसी को कश्मीरियत के नाम से हम जानते हैं। कश्मीर जिसकी बात हम लोग आज करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत, जिसको समस्या के रूप में भी देखा जाता है, उसकी शुरुआत आप कहें तो 1947 से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। साथ साथ भारत का विभाजन भी दो डोमिनियन में हो गया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन के साथ ही ये बात भी उसी विभाजन के अध्यादेश कहें या उस पूरे कह सकते हैं कि 47 के एक्ट में ही यह व्यवस्था थी कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो या तो भारत डोमिनियन में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस तीनों फैक्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान राज्यों का निर्माण हुआ और उसमें लगभग सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सम्मिलित हो गए। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने इन दोनों के साथ जाने में कठिनाई महसूस करनी शुरू की। उसी संदर्भ में राजा हरि सिंह, जो डोगरा शासक कश्मीर के थे, उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। यह स्वतंत्र रखने का निर्णय उनका अपना था। दोनों राज्य बंट चुके थे, भारत और पाकिस्तान, लेकिन इनके स्वतंत्रता के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने कबायलियों के वेश में व्यापक पैमाने पर कश्मीर पर हमला कर दिया। अब जब कश्मीर पर हमला हो गया तो तत्कालीन कश्मीर के शासक हरि सिंह इस हमले को नाकाम करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत ने कहा कि यदि आप भारत के साथ जुड़ना पसंद करेंगे तब जाकर हम आपकी सहायता करेंगे। 26 अक्टूबर सन 1947 को जाकर हरि सिंह ने बड़े पैमाने पर भारत के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। तब भारतीय सेना ने कश्मीर में हस्तक्षेप करना शुरू किया। कश्मीर में जब हस्तक्षेप भारतीय सेना ने किया तो लगातार कबायलियों के भेष में आए उन पाकिस्तानी आर्मीज को पीछे ढकेलना शुरू किया। वो बहुत हद तक पीछे की तरफ जा चुके थे, जा रहे थे। लगातार भारतीय फौज जीत रही थी। इसी समय तत्कालीन भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके हस्तक्षेप के लिए अनुमति डाल दी। कई बार कहा जाता है कि भारत सरकार की यह सबसे बड़ी भूल है थी। हालांकि इस पे हम न जाकर हम इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले जिस जगह पर आर्मी दोनों स्टैंड कर रही थी उसको वहीं पे स्टॉप करा दिया। जो आज आप लाइन ऑफ कंट्रोल देखते हैं, वहां तक भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज को पीछे ढकेल चुकी थी और तेजी से वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन वहीं पर यह युद्ध विराम हो गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि बाद के कालखंड में
कश्मीर भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, इसका निर्णय जनमत संग्रह के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन जनमत संग्रह न उस समय हुआ न आज तक हो सका और इसीलिए यह मामला आज तक विवादों में घिरा हुआ है। भारत कहता है यह हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, किसी भी वैश्विक समुदाय का यह मामला नहीं है, जबकि विश्व कहता है, बड़े बड़े देश कहते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान का सिर्फ मामला नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ तक इसकी बात गई हुई है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और इस संदर्भ में अमेरिका के अपने पक्ष हैं, चीन के अपने पक्ष हैं और भी बड़े बड़े देशों के अपने पक्ष हैं भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कश्मीर समस्या को अगर जो हम देखें तो। लेकिन इतना जरूर है कि भारत और पाकिस्तान का ही मामला है और जब भी ये सॉल्व होगा तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा ही सॉल्व होता हुआ ज्यादातर दिखाई दे रहा है। भले ही इसमें बाकी सारे कंट्रीज सहयोग करें, लेकिन समझौता तो इन्हें ही करना है। खैर, ये स्थितियां उत्पन्न हो गई। इसके आधार पर जब हरि सिंह ने भारत में विलय किया था तो उसी समय उन्होंने कुछ शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि कश्मीर भारत का अंग तो बनेगा, लेकिन कश्मीर की अपनी स्वायत्ता भी होगी। और वो स्वायत्ता थी कि विदेश, संचार और सेना, इन तीन विभागों को छोड़कर कश्मीर अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा। कश्मीर का एक अलग संविधान होगा और उसी संविधान के द्वारा कश्मीर शासित होगा। युद्ध खत्म हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। अब उसके बाद कश्मीर पर शासन की व्यवस्था कायम करनी थी और इस संदर्भ में अगर जो हम बात करें तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा बना जो संविधान को बनाने के लिए बना। यह संविधान 1956 में बनकर तैयार हुआ और 1957 में 26 जनवरी 1957 में यह संविधान कश्मीर पर लागू हुआ। इस संविधान का निर्माण भारत के संविधान के 370 अनुच्छेद, जिसको आप हमेशा सुनते रहे होंगे, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान देकर बनाया गया, जिसके तहत कश्मीर अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र था। विदेश, संचार और सेना ये सिर्फ भारत सरकार के अधीन था, भारत के अधीन था। साथ ही उसमें यह भी प्रावधान था कि यदि राज्य ये चाहे तो आपसी सहमति से कश्मीर के विभिन्न अन्य कानूनों पर भारत सरकार कानून बनाकर वहां लागू कर सकती थी। इसका तात्पर्य यह था कि कश्मीर के विधानसभा से विशेष बहुमत से अगर जो पारित करके कोई चीज भेजा जाता तो उस पर यह कानून बना सकता था। ऐसी स्थिति उसमें बनाई गई थी। संविधान लागू हो गया। इस संविधान के तहत कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होते थे और गवर्नर नहीं बल्कि सदरे रियासत होते थे। 1965 के वार के बाद शास्त्री जी के साथ तत्कालीन जो स्थिति बनी उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जीएम सादिक के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौता के तहत अब कश्मीर में भी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नाम से शासन स्थापित हो रहा था और सदरे रियासत अब राज्यपाल हो गए थे। 1975 के बाद परिस्थितियां और बदली। इंदिरा गांधी जी के साथ और शेख अब्दुल्ला के साथ जो समझौता हुआ उसमें भारत संघ के साथ इनका जुड़ाव और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर विभिन्न प्रकार के अपने आयामों को लेता हुआ, अपने सांस्कृतिक धरोहर को लेता हुआ, अपनी तमाम सारी चीज़ों को लेता हुआ आगे बढ़ रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की मंशा अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं थी। भले ही उसने 3 लड़ाइयां लड़ ली, यदि 1947-48 के लड़ाई को भी हम जोड़ें तो, लेकिन इसके बाद 2 लड़ाइयां लड़ ली 1947-48 के लड़ाई को जोड़े तो इस समय तक। लेकिन बावजूद इसके अभी तक तत्कालीन समय तक, कहने का मतलब 1975 तक की स्थिति में उनकी मंशा अभी भी थी कि किसी प्रकार से भारत में कश्मीर का विलय करा लिया, पाकिस्तान में कश्मीर का विलय करा लिया जाए और इस पर वो बड़े पैमाने पर लगे हुए थे। लड़ाइयों में वो जीत नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई ये बहुत ही मुश्किल काम है। वैसी स्थिति में
पाकिस्तान प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई 90 के दशक में। 1989 में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से घुसपैठ हुआ और आतंकवादी घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर यहां फैली। कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अंततः 1990-91 आते आते कश्मीर जल उठा। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके अपने अधीन सरकार की बागडोर कर ली और बड़े पैमाने पर भारत सरकार के अधीन शासन की व्यवस्था यहां प्रारंभ कर दी गई। खैर जो भी हो, इस तरीके से कश्मीर अब भारत के डायरेक्ट गवर्नर जनरल के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के द्वारा वहां पर शासित हो रहा था। आतंकवादी गतिविधियां आज भी चली आ रही है। पाकिस्तान की मंशा आज भी वहीं की वहीं है। आज भी पाकिस्तान कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हुए उसको पाने की हसरतें बनाए हुए है और 1999 में करगिल जैसी लड़ाइयों में फिर हमने उसे शिकस्त दी, भारत ने उसे शिकस्त दी। बावजूद इसके वो वैश्विक पटल पर न केवल इसको इंटरनेशनल मामला बताने की कोशिश में लगा है, बल्कि वो इसे अपने अभिन्न अंग के रूप में भी व्याख्यायित करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। कश्मीर एक तरीके से कहें तो भारत का मस्तक है। कश्मीर में जैसा कि मैंने पहले बताया, कश्यप मीर नाम से इसकी शुरुआत होती दिखाई देती है जब हमें नीलमत पुराण में इसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद अशोक के द्वारा श्रीनगर बसाने की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद महाभारत और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों में हमें कश्मीर के तत्कालीन संपूर्णता की जानकारी मिलती है। कारकोट वंश ने यहां व्यापक पैमाने पर मंदिरों की, जिसमें ललितादित्य, मुक्तापीड़ जैसे शासक हुए, स्थापना की। उसके बाद इस्लामिक शासन भी स्थापित हुआ, लेकिन कश्मीर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ रहा था, अपनी विशिष्टता के साथ आगे बढ़ रहा था। परिस्थितियां 1948 के बाद, 47 के बाद विपरीत हुई और खासकर 1990 के दशक में यहां के जो आपसी, जिसको कश्मीरियत शब्द कहते थे, उसका विलोपन हो गया और धार्मिक आधार पर व्यापक पैमाने पर वैमनस्य की स्थिति देखने को मिल रही। कश्मीर भारत देश का एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहां पर बड़े पैमाने पर हिंसक गतिविधियां हो रही थी। भारत का कानून लागू होने के बावजूद भी रोजमर्रा की जिंदगी को संभालने में बहुत परेशानी हुई। इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने 5 अगस्त 1919 को कश्मीर से धारा 370 और 35A जैसे विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया। धारा 370 वो अध्याय था, वो आर्टिकल था जिसके तहत कश्मीर पूर्ण रूपेण स्वायत्तता के साथ अपने संविधान के द्वारा शासित हो रहा था। 370 हटने के बाद उसे भारतीय संविधान के द्वारा अब शासित होना है और वो हो रहा है। कश्मीर और लद्दाख जैसे 2 क्षेत्रों को बना दिया गया और अब यहां शांति सुव्यवस्था की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। काफी हद तक सफलता भी मिली है। दूसरी तरफ 35A जो खासकर कश्मीर के लोगों को विशेष प्रावधान दे रही थी, वहां के लोगों को विशेष प्रावधान दे रही थी, जैसे सिर्फ कश्मीरी ही वहां भूमि संबंधी अधिकारों का रख रखाव कर सकते थे, सिर्फ जमीन वही खरीद सकते थे, वो 35A के तहत आता था। आरक्षण की सुविधा सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही मिलती और वहां के कॉलेजेस वगैरह में भी एडमिशन में आरक्षण की सुविधा 35A के तहत सिर्फ वहीं के लोगों को मिलती थी। ये प्रावधान 35A के हटने के बाद हट गया है। अब सभी लोग कश्मीर में, जो भी राज्य की अपनी व्यवस्था होगी उसके तहत, जो नए कानून और आएंगे उसके तहत वो शासित तो होगा, लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं जो उसकी विशेष स्टेटस, स्पेशल स्टेटस था, वो खत्म कर दिया गया है। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं कि हिंसा जैसी घटनाएं कुछ हालांकि कम बीच में हुई, फिर अभी हो रही हैं, लेकिन कमोबेश स्थितियां सकारात्मक हो रही। वैश्विक पहल पे इसका विरोध भी किया गया वैश्विक पटल पे, लेकिन भारत सरकार ने अपनी मजबूती से इन चीज़ों को अपने तहत करने की कोशिश की है। कश्मीर फिर वहीं खड़ा है, आज भी वहीं खड़ा है। तमाम सारी चीज़ें अपनी जगह पर है कि क्या वहाँ के लोग इस विश्व के स्वर्ग, भारत के स्वर्ग, जिसकी की परिकल्पना साहित्य और
तमाम तरह के पौराणिक ग्रंथों में है, क्या वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी उन्मुक्तता के साथ आज भी जीवन यापन कर रहा है? प्रश्न ये है। क्या वो वाणिज्य, व्यापार और तमाम सारी चीजों में आगे बढ़ रहा है? प्रश्न ये भी है। भारत सरकार को अभी, चाहे वहां जो भी हैं, जो लोग भी रहते हैं, एक बहुत बड़ी दूरी तय करनी है जब वहां उन्मुक्तता के साथ, स्वतंत्र वातावरण में, व्यावसायिक गतिविधियों के साथ जीवन यापन की व्यवस्था कायम हो सके। ऐसी स्थिति भारत सरकार को अभी लानी है और उसके तरफ भारत सरकार बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रही है, इसमें कतई कोई संदेह भी नहीं। कश्मीर समस्या के विषय में स्टूडेंट्स बहुत सारे बातचीत के क्रम में लोग कहते हैं, खास करके वहाँ की लोकतांत्रिक पार्टियां कहती है कि 1991 के पहले का स्टेटस हमें चाहिए। 1991 के पहले का स्टेटस क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, 1989 में वहां पर व्यापक पैमाने पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत हो गई। 90 के आसपास कश्मीरी पंडितों का व्यापक नरसंहार हुआ, उनको वहां से भागना पड़ा, कश्मीर जल रहा था। ऐसी स्थिति में भारत की सरकार ने डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन के तहत वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करके अपने अधीन शासन की व्यवस्था कर। जैसा कि हमने कहा था, कश्मीर के संविधान का निर्माण 370 धारा के तहत हुआ और उसके तहत यह विशेष प्रावधान था कि विदेश संचार और सेना तो डायरेक्ट भारत सरकार के पास है। चौथा एक और भी उपबंध था कि आपसी तालमेल से ऐसे विषयों पर भी भारत सरकार कानून बना सकती है जिस विषय को कानून बनाना लाजमी है या आवश्यक है, लेकिन वहां के विधानसभा के अनुमोदन पर। अब विधानसभा तो था नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था 91 के बाद। तो इन्होंने उस समय बड़े व्यापक पैमाने पर भारत सरकार से तमाम तरह के कानूनों को निर्मित करने की अपील की और भारत सरकार ने उन कानूनों को वहां पे इंपोज कर दिया। तो कुल मिलाजुलाकर 370 हटने के पहले भी भारत सरकार के बड़ी संख्या में बहुसंख्य कानून कश्मीर में ऑलरेडी लागू हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि 370 हटने पर ही सारे खत्म हुए, बहुत सारे कानून 370 के हटने के पहले भी लागू हो चुके। यहां की जो लोकतांत्रिक पार्टियों का कहना था 1990 के स्टेटस को हासिल करने की बात जो ये कर रहे थे, वो इसी संदर्भ में कर रहे थे कि इनका कहना था कि वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का निर्णय नहीं था ये सारे कानून को कश्मीर में इंपोज कराने का। इसलिए 1991 के पहले का जो स्टेटस है, 90 के पहले का जो स्टेटस है, जिसमें कश्मीर अपने संविधान के आधार पर पूर्ण रूपेण शासित हो रहा था, वो स्टेटस हमें देने की बात वो करते थे। हालांकि अब ये सारी चीजें बेमानी हो गई, क्योंकि स्पेशल स्टेटस ही नहीं रहा, 370 खत्म हो चुका है, 35A के भी व्यापक उपबंध खत्म हो चुके हैं और अब बड़े पैमाने पर कश्मीर एक आम केंद्र शासित प्रदेश की तरह भारत का एक अभिन्न अंग है जो भारत के संविधान के उपबंधों के द्वारा शासित हो रहा है। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि कश्मीर जो न केवल भारत का मस्तक, भारत का ही स्वर्ग नहीं बल्कि विश्व का स्वर्ग, अपनी उन्मुक्तताओं के साथ जल्द से जल्द पूरी व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने को आगे बढ़ सके, ताकि ये प्रदेश अपनी जो इसकी कैपेसिटी है उसको पूर्णता से हासिल कर सके। थैंक यू।